प्रोसेस प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, कैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर अपना जो क्लेम है वो इनिशिएट करेगा एनसीएलटी को, इसी को। तो कहता है कि ए फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन इनिशिएट एक्शन हिमसेल्फ और ज्वाइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर व्हेन ए डिफॉल्ट ओकर। द डिफॉल्ट कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर आल्सो। कहता है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो खुद जा करके या सिंगल या जॉइंटली मीन्स सपोज डेट अगर कोई आईसीआईसीआई बैंक का अगर कोई कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो वो खुद भी जा करके एनसीएलटी को जाकर बोल सकता है कि डिफ़ॉल्ट किया मेरा मोर देन 1 लाख रुपीस, या खुद नहीं अगर नहीं जाता तो अगर नहीं जाना चाहता है तो किसी और को सपोज डेट वो कंपनी एसबीआई से भी लोन लिया है, एचडीएफसी से भी लिया है, तो सब बैंक वाले साथ मिल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन शैल बी मेड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद फीस। एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो दिया हुआ है आईबीसी कोड का, उसमें या जो जितना भी वो फीस है सुटेबल फीस अब पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन शुड गिव डिटेल्स ऑफ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट एंड नेम ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जब फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई करेगा एनसीएलटी को तो ये भी बताएगा कि कितना का डिफ़ॉल्ट है और कौन सा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को वो अपॉइंट कर रहा है क्योंकि जो अपॉइंट करेगा उसी को ही इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया जाएगा। फिर करता है एजुकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी शैल ascertain the existence of default from the record of information utility or on the basis of other evidence furnished by the financial creditor। तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी डिफ़ॉल्ट सबमिट करेगा कि हाँ मेरा ये डिफ़ॉल्ट किया है कॉर्पोरेट डेटा, तो वो एनसीएलटी उसका एग्जामिन करेगा और उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। फिर बोलता है कि रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कब एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। द एजुकेटिंग अथॉरिटी में रिजेक्ट द एप्लीकेशन बाय इशूइंग ऑर्डर इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट default has not occurred or the application under subsection 2 is incomplete and a disciplinary proceeding is pending against the proposed resolution professional। अगर जो भी एप्लीकेशन किया है तो अगर डिफ़ॉल्ट अगर ओकर जो डिफ़ॉल्ट बोल रहा था फाइनेंशियल क्रेडिटर वो डिफ़ॉल्ट एक्चुअली वो कॉर्पोरेट डेटर किया ही नहीं है तो भी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। चाहे कोई जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जो भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल का जो नाम दिया था कि हाँ मैं इसे बनाना चाहता हूँ इंश्योरेंस प्रोफेशनल एनसीएलटी को, अगर उसका अगर कोई डिस्क्रिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है तो भी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। मगर रिजेक्ट करने के पहले अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। बिफोर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन 7 days। If defects are not rectified, the application will be rejected by educating authority and initiation sent to the financial creditor। कहता है कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के पहले एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अगर 7 दिन के अंदर वो अगर एप्लीकेशन को रेक्टिफाई मीन्स सुधार लेता है तो जो एप्लीकेशन करता है वो वैलिड होगा। अगर 7 दिन के अंदर वो अगर एप्लीकेशन को रेक्टिफाई मीन्स सुधार नहीं पाता है तो वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर बोलता है कि एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन इफ एजुकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड दैट डिफॉल्ट हैज ओकर्ड इट विल एडमिट एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ऑर्डर ऑफ द एडमिशन विल बी सेंट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर। एडमिशन कब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा जब फाइनेंशियल क्रेडिटर एनसीएलटी को जो एप्लीकेशन देगा और एनसीएलटी चेक करेगा कि जो भी डिफ़ॉल्ट किया है कॉर्पोरेटर वो सही है या जो नेम प्रपोज किया है फाइनेंशियल क्रेडिटर इंश्योरेंस प्रोफेशनल का एनसीएलटी को वो भी उसका कोई भी डिस्क्रिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तो वो जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कहता है कि commencement of corporate insolvency resolution process initiated by financial creditor। कब
स्टार्ट किया जाएगा। द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। जिस दिन, कब से CIRP स्टार्ट होगा? जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर में एप्लीकेशन किया था, अप्लाई किया था, जिस दिन फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्लाई किया था NCLT को, उसी दिन से CIRP प्रोसेस स्टार्ट माना जाएगा। इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर। यहाँ पे सेक्शन नहीं मेंशन किया हुआ है, बट ये जो सेक्शन है ऑपरेशनल क्रेडिटर का सेक्शन 9 होता है, और ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं इन लोगों का सेक्शन 7 होता है। सेक्शन 7 होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर का जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का इनिशिएशन करता है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर का सेक्शन 9 होता है, और कॉर्पोरेट डेटर का सेक्शन 10 होता है। ऑपरेशनल क्रेडिटर मीन्स creditor in respect of goods and service. Process of insolvency resolution can be initiated by operational creditor on the occurrence of default by delivering a demand notice or copy of invoice demanding payment default। जैसे बोलता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, उसका सेमी कंडीशन नहीं है जस्ट लाइक फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह, क्योंकि ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ये तो झूठ ही तो बोल सकता है ना कि हाँ मेरा पैसा डिफ़ॉल्ट किया है। क्योंकि देखिए, अगर सपोज डेट मैं ही अगर कुछ सामान मंगाता हूँ और कुरियर वाला अगर सामान को ख़राब कर दिया लाने में, चाहे लेट डिलीवरी किया, तो उसके कारण अगर पैसा नहीं देता है तो वो केस नहीं कर सकता है। इसलिए बोलता है कि पहले डिमांड नोटिस दो। अगर 10 दिन के अंदर अगर कोई डिफ़ॉल्ट, अगर कोई दोनों का कोई भी डिफ़ॉल्ट अगर नहीं रहा या पैसा अगर दे दिया तो ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट रहा तो फिर CIRP प्रोसेस स्टार्ट होगा। कहता है कि द ऑपरेशनल क्रेडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर डिमांड नोटिस ऑफ अनपेड ऑपरेशनल डेटर। सब ऐसा ही है। उसके बाद नोटिस हो गया। कहता है कि एक्शन टू बी टेकन बाय कॉर्पोरेट डेटर ऑन रिसिप्ट ऑफ डिमांड नोटिस। अगर द कॉर्पोरेट डेटर इज रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 10 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ इनवॉइस। कॉर्पोरेट डेटर विद इन 10 दिन के अंदर रिप्लाई देगा इफ ही हैड पेड द अनपेड ऑपरेशनल डेट एंड ही विल इन्फॉर्म द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक चेक के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। फिर इसके बाद अगर फिर अब इसका एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट कर लेता है NCLT हो तो फिर प्रोसेस सेम ही हो जाएगा। जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा तो विद इन 14 डेज NCLT को टाइम दिया जाएगा कि आप एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो 7 दिन का समय दिया जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को अपना जो भी एरर है वो उसको रेक्टिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब फिर बोलता है इनिशिएशन। और एक चीज़ और था, ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है इसका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम प्रपोज करना कंपलसरी नहीं है। बट जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और कॉर्पोरेट डेटर है इन लोगों का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम प्रपोज करना कंपलसरी है। कॉर्पोरेट डेटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर को, बट ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए कंपलसरी नहीं है। कहता है कॉर्पोरेट डेटर एज पर सेक्शन 10 में आता है। कॉर्पोरेट डेटर as per section 10 where a corporate debtor has committed a default, a corporate applicant thereof may file an application for initiation of corporate insolvency resolution process with the। कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है वो खुद चल करके NCLT को अप्लाई करेगा कि
मेरा इतना सारा डेप्ट हो चुका है, मैं रिपे नहीं कर पाऊँगा, तो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी फाइल्ड इन सच फॉर्म कंटेनिंग सच पार्टिकुलर इन सच मैनर एंड अकोपाइड विद सच फीस। जितना भी जो फॉर्म है या फीस है वो पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें भी फिर सेमी कंडीशन है कि द कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शैल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फर्निश द इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सच अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू सच पीरियड। अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स देगा, जो भी एविडेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एविडेंस के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा जाता है, या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो कॉर्पोरेट डेटर है ये भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रपोज किया रहेगा, उसी को IRP मीन्स इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया जाता है। फिर वही है कि ये जो भी NCLT है, अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट करता है तो जो भी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट कर लेता है विथिन 14 डेज तो ठीक है, अगर रिजेक्ट करता है विथिन 14 डेज में तो 7 डेज का पीरियड दिया जाएगा इसको कॉर्पोरेट डेटर को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर रेक्टिफाई कर लेता है 7 डेज के अंदर तो फिर एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा और CIRP स्टार्ट हो जाएगा। कहता है कि टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या टाइम लिमिट है? Where extension of time is requested, the corporate insolvency resolution process shall be completed within a period of 180 days from the date of admission of the application to initiate such process। सबसे पहले तो 180 दिन का टाइम दिया जाता है CIRP कंप्लीट करने का, जो कि जिस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ था उसी दिन से 180 दिन के अंदर CIRP प्रोसेस कंप्लीट करने का पहला समय दिया जाता है। फिर बोलता है कि द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अप्लाई करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी मीन्स NCLT को टू एक्सटेंड द पीरियड टू द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बियॉन्ड 180 डेज if instructed to do so by resolution passed at a meeting the committee of creditor at a vote of 66%। देखिए, अगर 180 दिन के अगर 180 दिन के अंदर CIRP प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, अगर 180 दिन के अंदर अगर CIRP प्रोसेस किया, बट अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को लगता है कि नहीं इतना दिन में तो रिवाइव नहीं हो पाया, बट अगर कुछ और मुझे समय मिल जाए तो मैं कंपनी को रिवाइव कर सकता हूँ, तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो भी है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बोलिए चाहे वो एडजुकेटिंग अथॉरिटी मीन्स NCLT को अप्लाई करेगा फॉर फर्दर 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ के लिए कितना समय मुझे दीजिए, मैं कंपनी को रिवाइव करने की कोशिश करूँगा। बट ये जो एक्सटेंड होगा 90 डेज तभी होगा जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर होता है ना, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर होते हैं, जो इसमें ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आते हैं, 66% अगर वोटिंग शेयर अगर हो जाता है तो फिर 90 डेज एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन of section 12 the adjudicating authority is satisfied that the subject matter of the case corporate insolvency resolution process cannot be completed within 180 days, it may be further extend duration beyond 180 days such further। वही 180 दिन, फिर अगर और भी अगर नहीं हो पाता तो 90 डेज और एक्सटेंड कर प्रोवाइड दैट एनी एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी सेक्शन होता है कि फिर 180 दिन और 90 दिन फिर नहीं दिया, 180 दिन प्लस 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। बट इसमें तो मेंशन नहीं किया हुआ अमेंडेड, बट मैक्सिमम 330 डेज दिया जाता है। अगर 180 दिन और एक्सटेंड करके 90 दिन और दिया गया ना तो 270 डेज हुआ है। अगर इतना दिन के अंदर भी अगर कंपनी रिवाइव नहीं कर पाता तो बोलता है IBC कोड की कम से कम मैक्सिमम आपको 330 डेज दिया जाएगा। अगर इतना दिन में अगर रिवाइव हो पाता है तो ठीक है।
अगर नहीं हो पाता है तो फिर लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मोराटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। मोराटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। मीनिंग ऑफ मोराटोरियम। मोराटोरियम क्या होता है? ए मोराटोरियम इज ए डिले और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और ए लॉ in a legal context. It may be referred to temporary suspension of law to allow a legal challenge to be carried out. It is legally authorization to debtor to delay the payment in due. For after admission of application, the adjudicating authority shall pass the following order. जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा उसके बाद एडजुकेटिंग अथॉरिटी है कौन कौन सा ऑर्डर पास करता है। डिक्लेयर ए मोराटोरियम फॉर द पर्पस referred as per section 14 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Cause a public announcement for initiation of corporate insolvency resolution process and call for submission of claim under section 15. Appoint insolvency resolution professional in the manner laid down per section 16. कहता है कि पहले तो जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है तो मोरेटोरियम पीरियड लगा दिया जाता है, वो सेक्शन 14 में होता है। इससे मोरेटोरियम पीरियड मतलब ये होता है ना कि जब से CIRP प्रोसेस स्टार्ट होगा, उस समय से कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है कंपनी को। इसलिए क्योंकि अगर बीच बीच में अगर केस फाइल किया कंपनी को तो फिर तो कंपनी डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए। तो फिर बोलता है कि जब पब्लिक अनाउंसमेंट जब भी इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है कंपनी में तो वो विथिन 3 डेज वो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि किसका कितना क्लेम बचा हुआ है। वो जो पब्लिक अनाउंसमेंट करता है इसमें ये भी लिखा रहता है कि कौन सा कंपनी है और इसका CIRP प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और इन्विटेशन देता है जो भी क्रेडिटर हो उसका अगर पैसा बकाया है तो वो आकर के अपना ड्यू क्लेम कर सकता है। ऑर्डर डिक्लेयरिंग मोरेटोरियम ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट द एडजुकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर डिक्लेयर मोरेटोरियम फॉर प्रोहिबिटिंग ऑल द फ्लोइंग। क्या क्या प्रोहिबिट कर सकता है? द इंस्टीट्यूशन और सूट्स और कंटिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स अगेंस्ट द परपेट्रेटर। वही है, कोई भी अगर केस कोई भी केस फाइल या सूट नहीं कर सकता है कंपनी को जिससे मोरेटोरियम पर चल रहा है। और ट्रांसफरिंग और इनकम्बरिंग और डिस्पोजिंग और एनी ऑफ द परपेट्रेटर, कोई भी एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है जब मोरेटोरियम मतलब कि बेच नहीं सकता है या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, या एनी एक्शन टू फोरक्लोज या रिकवर और इन्फोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, या ऐसा जो सरफराइसी एक्ट है 2000 सिक्योरिटाइजेशन भी नहीं हो सकता है मोरेटोरियम पीरियड के समय। तो ना सर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ओनर, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। चलिए अब आगे आते हैं। पब्लिक announcement of CIRP. The public announcement of the corporate insolvency resolution process shall contain information of insolvency and bankruptcy code 2016 and will made in public announcement। वही जो IRP जो अपॉइंट होता है ना, जो भी इनिशिएट किया था ना, जो भी IRP को फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, वो आते के समय पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि हाँ एक कंपनी है और इसको CIRP प्रोसेस में गया है और कौन कौन सा क्रेडिटर है, इसका कितना बकाया है, वो अपना ड्यू क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल दैट NCLT शैल अपॉइंट एंड IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल विथिन 14 डेज के अंदर IRP को अपॉइंट करेगा NCLT फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होता है उस दिन से 14 डेज के अंदर IRP को अपॉइंट करेगा। इस अपॉइंटमेंट कैनॉट बी मोर देन, देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अमेंड हो चुका है, ये अमेंडेड होकर के ये हो चुका है ना
कि जिस दिन IRP अपॉइंट हुआ उसके बाद जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट होगा, जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाएगा तब तक इसका जो टेन्योर होता है वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि 30 डेज रहेगा। जब तक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का टाइम पीरियड रहेगा। Authority of interim resolution professional. Interim resolution professional vested with the management of corporate director shall have all the power and management। कहता है कि जो IRP है इसका जो भी पावर, जो डायरेक्टर का जो पावर था ना, सेम पावर IRP को भी दिया जाएगा। यही है। अब ड्यूटीज है, ड्यूटीज ऑफ IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो इसका ड्यूटी यही है कि द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल्फ परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटी। कौन कौन सा ड्यूटी है? Collect all information relating to the asset, finance and operations of the corporate director। जो भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी एसेट का हो, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी बिजनेस ऑपरेशन का जो भी पिछला 2 साल का इंफॉर्मेशन हो, चाहे फाइनेंशियल या ऑपरेशनल पेमेंट हो जो भी पिछला 2 साल का हो, चाहे जो भी लिस्ट है, जो भी जितना भी लिस्ट ऑफ एसेट या लायबिलिटी है उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और जो भी जो भी मैटर है सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। या रिसीव एंड कोलेक्ट ऑल द क्लेम, ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा ना उसमें ये भी रिसीव करेगा और कोलेक्ट करेगा कितना क्लेम है। जो भी क्लेम मतलब कॉर्पोरेट डायरेक्टर को देना पड़ेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो। फिर कॉन्स्टिट्यूट करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। जनरली ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर का कमेटी होता है। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर नहीं होने से फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर हो सकता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर का मेंबर। मॉनिटर एंड एसेट, मॉनिटर द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेटर, एसेट को मॉनिटर करेगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं। हाँ, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर, द IRP इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेल आफ्टर कोलेशन ऑफ ऑल द क्लेम, जितना भी क्लेम है वो रिसीव करेगा अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर। जो भी क्लेम रिसीव करने के बाद जो कोई भी कॉर्पोरेट डेटर का डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। जो जितना भी क्लेम है रिसीव करने के बाद डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर। कहता है कि द कमिटी ऑफ क्रेडिटर सेल कंप्राइज ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेटर। तो मैं पहले ही बताया था आप लोगों को कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर होता है ना वो कंप्राइजेस ऑफ ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है। वेयर द कॉर्पोरेट डेटर ओस फाइनेंशियल डेट टू 2 or more फाइनेंशियल क्रेडिटर एज पार्ट ऑफ कंसोर्टियम और एग्रीमेंट, ईच सच फाइनेंशियल क्रेडिटर सेल पार्ट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। अगर एक ही डेट है 2 से ज़्यादा पर्सन है तो उसको एक माना जाएगा। हाउ एवर रिलेटेड पार्टी टू होम कॉर्पोरेट डेटर। चलिए आगे आप चलते हैं। हाँ, ऑल द डिसीजन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी टेकन बाय वोट नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग शेयर। ऐसे तो 66% होता है, बट अगर जो भी एक्सक्लूडेड मैटर है उसमें 51% से कम नहीं हो सकता है वोटिंग शेयर। कमिटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ फाइनेंशियल डेट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर इन रिलेशन टू फाइनेंशियल डेट रिलेटेड पार्टी। फाइनेंशियल क्रेडिटर का सेम ये अपॉइंटमेंट ऑफ रिजोल्यूशन पर्पस। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर shall be held within 7 days। जो भी पहला मीटिंग है कमेटी ऑफ क्रेडिटर का within 7 days ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर। जब भी पहला मीटिंग है वो 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए जिस दिन से कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाया गया है। द कमेटी ऑफ क्रेडिटर में इन द फर्स्ट मीटिंग मेजोरिटी vote of not less than 66% of the voting share of the financial creditor either is the resolve to appoint a interim resolution professional as a resolution professional with consent in specified for replace the interim resolution professional another resolution professional।
अगर जो पहला कमेटी ऑपरेटर होता है उसमें अगर 66% ऑफ मेंबर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी हैं वो अगर 66% वोटिंग शेयर अगर फेवर में कर देते हैं आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो वही अगर वो तो फिर वही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा। अगर उसके फेवर में वोटिंग शेयर अगर 66% नहीं आता तो फिर वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा, तब फिर उसको कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। If they decide to continue interim resolution professional, they will inform its decision to interim resolution professional cooperator। या अगर बोर्ड डिसाइड करता है कि वो कंटिन्यू करेगा इंटरिम आईआरपी का पोजीशन तो वो एनसीएलटी को बताना पड़ेगा उसको। However, if they decide to replace IRP, the resolution professional can be appointed only with approval of board। जो भी बोर्ड है आईआरपी को हटाया इसलिए जाएगा क्योंकि 66% इसके फेवर में वोट नहीं आया था। बट जो अपॉइंटमेंट होगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का कैन बी अपॉइंटेड ओनली विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट होगा तभी अपॉइंट होगा जब जो बोर्ड है मीन्स जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है बोलेगा तभी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट होगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू कंडक्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सेम ही है, जो भी आईआरपी का था सेम ही इसका भी कंडीशन है। मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर, द मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर may meet in person or by such electronic means as may be specified। either in person या by electronic means इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब हुआ कि ऑडियो विजुअल मीन्स हो गया, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ऑल द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर शैल बी कंडक्टेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू वो कमेटी कंडक्ट कराया जाएगा। रहते हैं ड्यूटी ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सेमी ड्यूटी है, जो भी कलेक्ट क्लेम करेगा, चाहे ये भी देखेगा कि कितना उसका एसेट है, कितना उसका लायबिलिटी है, कितना कैसा उसका फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी है कोऑपरेटर का, ये भी देखेगा। जनरली 66% का ही अप्रूवल चाहिए, जनरली 66% का अप्रूवल ही चाहिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस या आईबीसी कोड में बोलिए। और ये जो 75% अप्रूवल उसमें चाहिए होता है, जो फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है ना उसमें 75% होता है और जनरली 66% होता है। और जो भी कंपनी है सॉरी जनरली तो 66% वोटिंग होता है तो कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है। और अगर जो फास्ट ट्रैक है उसमें तो 75% होता है। और अगर कोई एप्लीकेशन किया फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, तो अगर वो विड्रॉ करना चाहता है वो एप्लीकेशन, तो एटलीस्ट 90% में आदमी अगर अप्लाई करेगा तो वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया जाएगा। कहता है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनी इंटरिम फाइनेंस कॉस्ट, फीस पेएबल, जो भी कॉस्ट लगा, जो भी फीस हो गया, कॉस्ट हो गया, पोस्टेज चार्जेस हो गया, और बहुत सारे चार्जेस होता है। ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर का जो अप्रूवल होता है एटलीस्ट 66% होना चाहिए। अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो भी रिजोल्यूशन प्लान होता है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा ही अप्रूव किया जाएगा। अब लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, कब लिक्विडेशन होगा? एज पर सेक्शन 33 में बोला हुआ है कि कब लिक्विडेशन होगा। Where the adjudicating authority before the expiry of the insolvency resolution process, maximum period permitted for completion of corporate insolvency resolution process or under section 12 of fast track corporate insolvency resolution process 56। अगर ये जो टाइम पीरियड जो दिया हुआ था, जैसे कि नॉर्मल तो 180 डेज और एक्सटेंशन 90 डेज दिया गया, और फास्ट ट्रैक में 90 डेज और एक्सटेंशन 45 डेज दिया गया। अगर इतना दिन में अगर कंपनी रिवाइव नहीं हो पाता तो फिर तो उसको कोई चांस ही नहीं है, उसका लिक्विडेशन ही होगा। या फिर वो तो पहला कंडीशन है। फिर दूसरा, रिजेक्ट द रिजोल्यूशन प्लान ही अगर रिजेक्ट कर देता है तो फिर लिक्विडेशन ही होने वाला। पास एन ऑर्डर फॉर रिक्वायरिंग कॉर्पोरेटर टू लिक्विडेट,
और पब्लिक अनाउंसमेंट स्टेटिंग दैट द कॉर्पोरेट डेटर इज इन लिक्विडेशन, पब्लिक अनाउंसमेंट करता है कि लिक्विडेशन ही होने वाला है अगर रिजोल्यूशन प्लान ही रिजेक्ट हो चुका है तो फिर। और जो ये भी जो लिक्विडेशन होगा इसमें भी जो एनसीएलटी का जो इसमें भी बोलता है कि हियर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बिफोर confirmation of resolution plan intimates the executing authority approval of not less than 66% of voting share to liquidate the corporate debtor। इसमें भी 66% वोटिंग शेयर होना ही, एटलीस्ट 66% वोटिंग होना ही करना ही पड़ेगा, तभी लिक्विडेशन होगा। अगर 66% से कम होता है तो फिर लिक्विडेशन नहीं होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस टू बी पेड। Here the adjudicating authority pass an order for liquidation of corporate debtor under section 33. The resolution professional appointed as the corporate insolvency resolution process under chapter written consent specified to a liquidator for। जैसे देखिए जो पहले तो जो IRP अपॉइंट हुआ था, अगर वही IRP को अगर कमिटी ऑपरेटर अगर अप्रूव कर देता था अगर मोर देन 66%, तो वही RP मीन्स रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा। अगर वही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो रिवाइव कर रहा था कंपनी को, अगर रिवाइव नहीं हो पाता है कंपनी, तो फिर वही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो भी लिक्विडेटर बन सकता है। ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द लिक्विडेटर अंडर दिस सेक्शन ऑल पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सनल एंड द पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड द कैश में भी सीज टू बी फेक्ट टू द वेस्टेड इन द लिक्विडेटर। कहता है कि जो भी लिक्विडेटर रहेगा उसको पूरा पावर मिल जाएगा, जो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रहता है, चाहे जो एक KMP को रहता है, जो भी एक पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर को रहता है, सेम पावर एक लिक्विडेटर को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। तो टू वेरीफाई द क्लेम, देखिए जो भी पावर है उसका ड्यूटी है कॉर्पोरेट या लिक्विडेटर का, टू वेरीफाई करेगा क्लेम, टू वेरीफाई द क्लेम ऑफ ऑल द क्रेडिटर, टू टेक into his custody और कंट्रोल all the asset property effect and actionable claim। जितना भी एसेट है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे एक्शनेबल क्लेम है, सब अपने कस्टडी में लेगा और उसको कंट्रोल करेगा। मीन्स उसको उसको शेयर करके लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, एसेट को शेयर करके लायबिलिटी पे ऑफ करेगा। टू इवेल्युएट द एसेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेटर, इवेल्युएट करेगा कि हाँ इसके पास कितना का एसेट है, कितना का प्रॉपर्टी है। टू टेक सच मेजर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एसेट, प्रोटेक्ट करेगा, प्रिजर्व करेगा एसेट को। जब देख लीजिएगा स्टेट हो गया। एसेट विच विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एसेट, कौन सा एसेट जो कि लिक्विडेशन एसेट में पार्ट नहीं किया पार्ट माना जाता है, कौन सा एसेट है जो कि लिक्विडेशन पार्ट नहीं माना जाता है। एज पर सेक्शन 36 subsection 4 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, the following shall not be included in liquidation estate. This shall not be used for recovery asset owned by third party which are in possession of the corporate debtor। देखिए एसेट ओन्ड बाय थर्ड पार्टी, एसेट किसी और का है, उसका ओनरशिप जो भी एसेट है उसका ओनरशिप किसी और पर्सन का है, बट वो जो एसेट है जो कॉर्पोरेट डेटर है उसके पास है, तो वो भी एसेट लिक्विडेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। एसेट हेल्ड इन ट्रस्ट या थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी चाहे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हो, जो भी थर्ड पार्टी का एसेट है और पोजीशन इसके पास है कॉर्पोरेट डेटर का पास, तो वो लिक्विडेशन एसेट होता है, उसके अंदर नहीं माना जाएगा। एसेट इन सिक्योरिटी कोलेटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, जो भी एसेट है कोलेटरल सर्विस प्रोवाइडर है वो भी नहीं माना जाएगा। पर्सनल एसेट ऑफ द शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जो भी पर्सनल एसेट है ना, शेयर होल्डर का है चाहे पार्टनर का है कॉर्पोरेट डेटर का, वो भी नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि बिजनेस में तो आप लोग जानते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी चलता है, कंपनी अलग और उसका ओनर अलग, इसलिए नहीं माना जाएगा पर्सनल एसेट जो भी पार्टनर है या कॉर्पोरेट डेटर है। कोई भी एसेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कोई भी इंडियन कंपनी का एसेट हो चाहे फॉरेन सब्सिडरी का कॉर्पोरेट डेटर का एसेट हो, वो भी नहीं माना जाएगा। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट,
इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मीन्स द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय द, जिस दिन एडमिशन किया गया था ना फॉर द इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, उसी दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट भी माना जाएगा। लिक्विडेशन, जो भी लिक्विडेटर है हैज़ पावर टू एसेस इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा पावर है लिक्विडेटर का, जो क्या क्या पावर है लिक्विडेटर का जो कि एसेस करता है इंफॉर्मेशन। पहले तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एसेस करेगा। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी तो वही होता है कि कॉर्पोरेट डेटर कितना लोन लिया, कितना लोन रिपे किया और कितना वो डिफॉल्ट किया। या क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेटेड अंडर द लॉ, ये भी देखेगा कि उसके पास कितना क्रेडिट में परचेस किया वो देखेगा। एन एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड होती है। एनी डाटाबेस मेंटेन बाय द बोर्ड, ये भी देखेगा कितना जो भी डाटाबेस मेंटेन किया है बोर्ड वो भी देखेगा कि हाँ कितना एसेट परचेस किया है, कितना लायबिलिटी पे ऑफ किया है, सब देखेगा। तो हम लोग एंड में आ चुके हैं, कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। फिर बोलता है विड्रॉल और वेरिएशन ऑफ क्लेम विदिन 14 डेज। ए क्रेडिटर में विड्रॉ और वेरी हिज क्लेम अंडर हिज सेक्शन विदिन 14 डेज ऑफ सबमिशन। ये जो भी क्रेडिटर होता है ना, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, वो अपना क्लेम विदिन 14 डेज के अंदर विड्रॉ भी कर सकता है या चेंज भी कर सकता है विदिन 14 डेज। चलिए अब कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। जनरली इतना ही हम लोग का एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके आगे हम लोग का एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। तो आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि सीए हो या सीएस हो या सीएमए हो, फाइनल में 10 मार्क्स का तो इससे आता ही आता है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। इसलिए आईबीसी को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और मैं आगे भी डेली एक रिवीजन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा रिवीजन लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।